मेरा सिलेक्शन हुआ पंजाब में। उस टाइम आरसीबी का बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त था। डेल स्टेन को खेलने का मौका मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीज़न रहा होगा अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए। खेलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मानवेंद्र बिस्ला। मानवेंद्र, आपका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू चंद्रेश। मानवेंद्र, ये बताइए कि आपका जो आईपीएल का सफर था वो शुरू होता है 2009 में, जब आप डेक्कन चार्जर्स के साथ थे, और आपने पहले ही साल में छक्का मारा और एक चैंपियन टीम के साथ आपने शुरुआत की। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप 2009 की जर्नी देखते हैं तो मतलब वो ये था कि मैं सीज़न जो था, सीज़न में काफ़ी इंजरी थी मुझे, इसलिए खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। बट ये है कि डेक्कन चार्जर्स उस साल जीत गई, तो मतलब एक स्टार्टिंग ही अच्छी मिल जाती है। बट ये है कि मेरी जर्नी जो क्रिकेट की आईपीएल की अगर आप बात करते हैं, वो स्टार्ट होती है 2010 से। और पहला साल जो था, आपके टीम में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी थे। एडम गिलक्रिस्ट हो गए, हर्षल गिब्स, वीवीएस लक्ष्मण। कैसा था उनके साथ इंटरेक्शन, और सीधा आप साउथ अफ्रीका में जाके खेले थे? हाँ जी, बिल्कुल। उस साल आईपीएल जो थी साउथ अफ्रीका में थी। बट वही बात है ना कि अनफॉर्चुनेटली मेरे का जो हमारा डोमेस्टिक सीज़न होता है, डोमेस्टिक सीज़न मुझे इतना खेलने को मिला नहीं था क्योंकि मेरी को इंजरी थी। एंड देन फिर जब सीज़न स्टार्ट हुआ आईपीएल का, तो जो उसमें वो है, तो उन्होंने बोला कि इतना आपकी रेडी नहीं हो, ये तो इसलिए खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया कि जो हमारी टीम के दिग्गज खिलाड़ी थे उनसे मतलब इतना बढ़िया इंटरेक्शन हो नहीं पाई। दूसरे साल आपने जैसे बताया किंग्स इलेवन पंजाब में, यानी 2010 में जब आईपीएल ने वापसी की भारत में, तो किंग्स इलेवन पंजाब में आप शामिल किए गए थे। वो इंक्लूजन कैसे हुआ? डेक्कन चार्जर्स से किंग्स इलेवन पंजाब जाना कितना बड़ा चेंज था आपके लिए? आई थिंक वो बहुत बड़ा चेंज था। और अगर आप देखते हैं, उस साल मुझे याद है कि बीसीसीआई की ट्रॉफी होती थी, कॉर्पोरेट कप। उसमें सारे के सारे मैं एयर इंडिया से खेल रहा था, और एयर इंडिया की टीम में बहुत बड़े-बड़े सुपरस्टार्स थे। एमएस धोनी था, भज्जू पा थे, यूवी पा थे, रॉबिन था। तो 2 टीम्स खेल रही थी, तो यूवी पा दूसरी टीम में थे। तो मैंने उस फर्स्ट मैच में एक आई थिंक 150 का कुछ पारी खेला था। तो यूवी पा का फिर मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसे-ऐसे हम लोग विकेटकीपर ढूँढ रहे हैं, और तू जाके वहाँ पे ट्रायल मैचेस खेल के आ। हमारे जो किंग्स कप करके होता था एक उनका, वो खेल के आ। अगर तू वहाँ अच्छा करेगा तो हम लोग तेरी तरफ देख रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली थी कि अगर मैं तेरा नाम रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि तेरे मेहनत में कोई कमी आ जानी चाहिए, या मुझे 100% एफर्ट चाहिए तेरा। रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन मेरे को ये चाहिए कि तू अपनी पूरी मेहनत करके वहाँ आईपीएल तक पहुँचे। तो फिर उस तरीके से किंग्स कप में गया, वहाँ अच्छा किया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ पंजाब में। फिर जब मैं कैंप वगैरह में गया वहाँ पे, तो मैं बहुत मेहनत करके गया था, और मेरे प्रैक्टिस मैचेस बहुत अच्छे गए थे। तो अच्छी बात थी कि मुझे स्टार्ट से खेलने का मौका मिला उस सीज़न में। और फिर सेकंड मैच मुझे याद है कि हम लोग आरसीबी किंग्स खेल रहे थे बैंगलोर के अंदर। वहाँ पे मैंने एक 75 की इनिंग खेली थी। अ, उस टाइम आरसीबी का बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त था। डेल स्टेन, प्रवीण कुमार, विनय कुमार, अनिल भाई, तो बहुत ही जैक कैलिस, बहुत ही अच्छा बॉलिंग अटैक था। तो उस बॉलिंग अटैक के साथ जब मैंने 75 बनाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आया। फिर वो था कि मेरे को लगातार वहाँ पे 10 एक मैच खेलने को मिले, परफ़ॉर्मेंस अच्छी चलती रही। बट अनफॉर्चुनेटली टीम ने इतना अच्छा नहीं किया था। बट ये था कि मुझे वो एक भरोसा आ गया था कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स हैं, उनके साथ मैं रन बना सकता हूँ। जब आप एक डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ साइकी क्या होता है। एक डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर होता है और एक सीधे आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कितना बड़ा चेंज होता है और कितना बेनिफिट मिलता है एक डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर को? आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब अभी तो फिर भी थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। फ्रैंचाइज़ी आपका पूरे साल ध्यान रखती हैं, आपको पूरे साल एक अच्छा उम, सिस्टम सेट करके देते हैं कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, या प्रैक्टिस से कभी भी कोई इश्यू होती है तो आप फ्रैंचाइज़ी के पास जा सकते हैं। बट वो था, उस टाइम था कि इतना ज़्यादा बेटर तैयारी नहीं होती थी, आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ती थी। एंड किसी भी मतलब अनकैप्ड प्लेयर की अगर आप बात करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि डोमेस्टिक से सीधा आप एक आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, कि आपने कभी सोचा नहीं कि डेल स्टेन को खेलने का मौका मिलेगा मैच में। या बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, जब भी आप अनिल भाई थे जैसे, उस मैच की अगर बात करूं, मैंने कभी फेस नहीं किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो क्या बॉलिंग करेंगे, कैसे करते हैं। एंड फिर हमेशा एक आपके हीरोज हैं, आपको टीम में देखते हैं कि आप यार इंडियन टीम को इतने सारे बड़े बड़े मैचेस जिताते हैं, आप उनको फेस करेंगे, तो और फेस नहीं करना, आपको रन भी बनाने हैं।
और ऐसे बहुत सारे बॉलर्स होते हैं, हर टीम में आप जाएँगे 3 या 4 बॉलर ऐसे मिलते हैं जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पे आते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है और बहुत सारे मैचेज़ जिता चुके होते हैं अपने। तो एक वो जो एक मानसिक तौर पे एक वो रहता है ना, ब्लॉक रहता है कि नहीं यार, मैं वाक़ई इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके वो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। एंड लेकिन जब वो एक इनिंग आपको मिल जाती है तो आई थिंक सब कुछ फिर चेंज हो जाता है। देन यू नो कि यार मैं इस लेवल पे आके अच्छा कर सकता हूँ, 100% रन बना सकता हूँ, मैं अपनी टीम को मैचेज़ जिता सकता हूँ। एंड द सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप कभी इतने क्राउड में नहीं खेले होते हो। आपको कभी अंदाज़ा नहीं होता कि 30-40 हज़ार, 50 हज़ार लोग स्टेडियम में, फुल पैक स्टेडियम होगा। वहाँ पे किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे। वो भी लेकिन धीरे-धीरे आप एक मैच खेलते हैं या बैटिंग करते जाते हैं, जब आप 5-6 बॉल खेल लेते हैं, तो आप वो उस चीज़ को ब्लॉक करके सिर्फ़ आप बॉल को देखते हैं, फेस करते हैं और कोशिश करते हैं उस पे रन बनाने की। तो मानवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता था कि और एक चीज बहुत मेरे जहन में सवाल था। तब जब शुरुआत किया था आईपीएल ने, और आप भी जब आईपीएल में आए थे, तब डोमेस्टिक अनकैप्ड प्लेयर्स को डायरेक्ट साइनिंग करते थे टीम्स, और अब जो है वो ऑक्शन में पिक किया जाता है। तो अब देखते हैं काफी बार जो प्लेयर्स होते हैं 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के भाव पे जाते हैं। पर काफी बार वो पिक करते हैं, फिर उनको खिलाते नहीं और फिर वो सिस्टम में खो जाते हैं। क्या बेहतर है, उस वक्त का सिस्टम या अब का सिस्टम? नहीं, आई फ़ील आपका सिस्टम बहुत अच्छा है अगर आप बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो आपके पास ऑप्शंस थी नहीं ना। आपको एक बेस प्राइस पे भी खेल जो बेस प्राइस है आपकी, एक सिर्फ़ वो सेट कर दी गई थी, आप उसको उसी पे खेलना है। अभी आप ऑप्शंस देखिए कि प्लेयर्स के पास कितनी है, कि मतलब अगर आप ऑक्शन में जा रहे हैं, तो अगर आप वाक़ई में आपके अंदर वो टैलेंट है या आप अच्छे प्लेयर हैं, तो आपके लिए फ्रैंचाइज़ी बिड कर सकती हैं। एंड 3, 4, 5 करोड़ जाने के लिए आपको 2-3 फ्रैंचाइज़ी चाहिए ना, जो आपके अंदर इंटरेस्टेड हों, जो आपके टैलेंट पे भरोसा रखती हैं। तभी जाके आपकी वो बेस प्राइस रहती है। एंड देन अगेन वो बात यही आती है कि आपको ले तो लिया है, लेकिन आप फिर वो जो प्लेइंग 11 की बात आती है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप फिट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास आपकी टीम के पास ऑलरेडी उस जगह पे एक और नंबर हो, फिर आप प्रैक्टिस मैचेज़ में कैसा कर रहे हैं आईपीएल से जस्ट स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि जब ये होता है ना, वो फॉरेन कोचेज़ आपको आके देखते हैं, कि अगर आप देखते हैं कि मोस्टली जो फ्रैंचाइज़ी हैं, उनके जो हेड कोचेज़ रहते हैं, वो फॉरेन कोचेज़ रहते हैं। तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता आपको, आपको अच्छे से जानते नहीं हैं। तो एक बहुत बढ़िया तरीका होता है जब वो आके आपको देखते हैं, चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि ये वाक़ई हमारी टीम में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी ही चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि 20 जो बेस प्राइस पे एक प्लेयर होता है, 20 लाख में बेशक फ्रैंचाइज़ी ने लिया है, वो पूरे साल में जाके आईपीएल के लिए सारे मैचेज़ भी खेलता है और आगे जाके भी अच्छा करता है, अच्छा प्रदर्शन भी करता है। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत हाई बिड पे गए हैं, बहुत अच्छे पैसे में गए हैं, बट उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस प्राइस पे उस टीम के अंदर जा रहे हैं। जो अच्छी टीम्स अगर आप देखेंगे, जो भी अच्छी टीम्स हैं, वो प्राइस नहीं देखती हैं कि हमने इस प्लेयर को किस प्राइस में खरीदा है। वो ये देखते हैं वहाँ जाके कि कैम में किस तरीके से हमारी टीम में 11 के अंदर फिट हो रहा है। अगर वो लग रहा है फिट हो रहा है और इनिशियली जाके वो अच्छे मैचेज़ में करता है, तो उसको पूरा मौका है, वो पूरे सीज़न खेल सकता है। तो आपके हिसाब से क्या एक अनकैप्ड प्लेयर के ऑक्शन में कोई कैप होना चाहिए, कोई सीलिंग होना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसे कैप तो नहीं करना चाहिए, बट आई फ़ील कि अगर आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको डोमेस्टिक क्रिकेट को भी काउंट करना चाहिए। कि अगर कोई प्लेयर पूरा सीज़न खेल के आ रहा है, उसके लिए आप कोई भी लिमिट मत रखिए। उसको जितना, क्योंकि वो पूरे 6 महीने अपनी स्टेट को सर्व करके आ रहा है, एक तरीके से बीसीसीआई को सर्व करके आ रहा है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है, तो उसके लिए अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर 3 फ्रैंचाइज़ी चाहती हैं वो उस प्लेयर उसकी टीम में आए, तो व्हाई नॉट? उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। बट अगर कई जगह ऐसा भी है कि कोई प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में इंटरेस्टेड नहीं है, ब खेलना ही नहीं चाहते हैं, देन आपको मुझे लगता है कहीं न कहीं जाके थोड़ा-सा कैप रखना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इंसेंटिव के तौर पे देख लेना चाहिए उसको। नॉट इंसेंटिव, लेकिन ये भी तो है ना कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि ये तो हर जगह बात चल रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर प्लेयर्स की। और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कॉम्पिटिशन होगा, तभी तो जाके भारत के लिए भी आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, हर जाके हर तरीके का टैलेंट ढूँढने को मिलेगा। अगर अच्छे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ़ आईपीएल खेलेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट अगर उनके पास ऑप्शन है, एंड देन स्टिल दे इग्नोर डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वो तो चीज़ ठीक नहीं है। तो आपके हिसाब से आपके टाइम पे ये कम होता था ना कि प्लेयर्स मिस करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल में फिट रहने के लिए, अब ज्यादा होने लगा है। अभी आप ये देखिए कि आप क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, देन उस टाइम क्या था कि हम लोग वेट करते थे कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट कब स्टार्ट होगी, उसके पहले 1 डेढ़ महीना पहले हमारा ऑफ सीजन कैंप भी लगता था, सारी चीज़ें तैयार होनी शुरू होती थी। वो सीज़न ही ना करते ही 6 महीने के आसपास का चलता था कि आप वनडे के अलग से कैंप लग रहे हैं, मतलब आपके जब रणजी ट्रॉफी आएगी तो उसके अलग से कैंप लग रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली आएगी उसके अलग से कैंप लग रहे हैं, देन टूर्नामेंट्स होते थे। अब आप ये देखिए कि मैचेज़ भी थोड़े ज़्यादा होने लग गए हैं, सीज़न अगर आप देखते हैं कि प्लेयर्स को भी इतना टाइम नहीं मिलता वो कैंप का, तो प्लेयर्स भी कहीं न कहीं अगर आप देखते हैं कि
सीज़न जब इतना लंबा हो जाता है तो फिर चोट लगने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड हर किसी को अब देखना होता है कि किस तरीके से वो पूरा फिज़िकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें ताकि वो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस कर सकें। देखिए पिछले साल जैसे जून में शुरू हो गया था डोमेस्टिक हाँ, सीजन बिल्कुल। दुलीप ट्रॉफी के साथ, तो लगभग एक साल से अगर सब लोग सब खेल रहे हैं, एक हाँ साल से क्रिकेट चल रहा है, ये तो पहले कभी नहीं होता था इतना। बिल्कुल नहीं होता था। अगर लास्ट सीज़न देखेंगे आप बहुत बड़ा सीज़न था। प्लेयर्स के लिए वो स्टार्ट करना, देन रीसेट करना, देन अगेन वो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स नॉट कि आप बहुत ईज़ी काम कर रहे हैं और क्या अपना 10 दिन प्रैक्टिस करो, सीधा सीज़न में चले जाओगे तो काम बन जाएगा। वो पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन बट व मेरी मतलब जो अगर आप मेरे से पूछेंगे, डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ जो प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं, उनके लिए बिल्कुल अनलिमिटेड होना चाहिए। उनको अगर टीम्स उनके अंदर वो भरोसा करती हैं तो व्हाई नॉट, मतलब किसी को स्टॉप करना ही नहीं चाहिए। बट लेकिन अगर कोई प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना प्रेफ़र ही नहीं कर रहे हैं, देन मुझे लगता है कहीं न कहीं चीज़ सोची जा सकती है। और आपने बात की फॉरेन कोचेस के बारे में, आपका इंटरेक्शन कैसा था आईपीएल में, आप जिन जिन टीमों के साथ थे उन फॉरेन कोचेस के साथ? अगर आप देखेंगे मैं 2010 में जो मेरी किंग्स में जब मैं था पंजाब में, तो जो हमारे कोच थे टॉम मूडी, उनके साथ मेरे को पहली बार कभी ऐसा हुआ था कि किसी फॉरेन कोच के अंडर मेरे को प्रॉपर ट्रेन करने का टाइम मिला था या बातचीत करने का मौका मिला था। वहाँ पे ट्रेवर पेनी भी थे असिस्टेंट कोच। तो काफ़ी हेल्पफुल थे, जिस तरीके से समझा कि हमारे हमें किस तरीके से हमारे इंडियन कोचेज़ काम करते हैं, देन फॉरेन कोचेज़ किस तरीके से काम करते हैं। बट आई थिंक बात वही आती है कि आप जब इंडियन कोचेज़ होते हैं, वो आपको समझते हैं किस तरीके से आप खेलते हैं, क्या आपका बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आपको वो देखते हैं, कभी ना कभी उन्होंने खेलते हुए देखा है आपको। तो आप इन्हें समझते हैं कि ये प्लेयर मेरे को किस सिचुएशन में बेस्ट करके दे सकता है। आई थिंक जब 2011 में गए तो बेस्ट चीज़ थी कि गौतम मेरे साथ कभी अंडर 19 बहुत खेला हुआ है। हम इंडिया अंडर 19 इकट्ठा खेले हैं। देन वहाँ पे हमारे असिस्टेंट कोच थे मिस्टर विजय दहिया। उनके साथ मैं बहुत सालों तक इंडियन लाइन्स में क्रिकेट खेलता आया हूँ, तो मुझे वो एक-एक चीज़ का उनका मुझे पता था कि वो किस तरीके से मतलब मुझे देखते हैं। उनको भी पता था कि यार ये किस-किस जगह पे जाके टीम को कैसे बेस्ट कर सकता है, कैसे जिता सकता है। तो जब आपके इंडियन कोचेज़ रहते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने देखा होता है, आपको फ़ॉलो करते आए होते हैं। उनको आपका बेस्ट पता होता है कि यार ये प्लेयर मेरे को किस तरीके से मैचेज़ जिता सकता है। आप इसी साल आईपीएल में देख लीजिए, मतलब मुझे लगता है कि अगर वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीज़न रहा होगा अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए, कि जिस तरीके से अनकैप्ड प्लेयर्स ने परफ़ॉर्मेंस करी है, तो बात वही आती है कि अभी स्काउटिंग भी अच्छी होने लगी है, सारी फ्रैंचाइज़ी स्काउटिंग करती हैं। वो भी आपको एक-एक चीज़ बता के जाती हैं कि ये प्लेयर्स किस तरीके से फिट इन हो सकता है टीम के अंदर। तो यही चीज़ें जो आगे जाके, जब आपने पहले भी पूछा था प्लेइंग 11 में खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, वो जगह बनाने के लिए, प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपके लिए। आपने गौतम की बात की 2011 में जब आप कोलकाता नाइट राइडर्स गए, तो आपको पहले 5 मैच खेलने का मौका मिला क्योंकि ब्रैड हेडन अवेलेबल नहीं थे। वो मतलब टीम स्विच कैसा था? आप पंजाब में थे, पंजाब से कोलकाता जाना, और आपने जैसे कहा विजय दहिया और गौतम के साथ आपका एक इंटरेक्शन रहा है पहले, तो वो स्विच कैसा था और क्या वो आसान हो गया उस वजह से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक मेरे लिए बहुत ईज़ी रह गया क्योंकि गौतम के साथ मैं बहुत खेला हुआ था, विजय भी के साथ बहुत खेला हुआ था। एंड जब आप नई फ्रैंचाइज़ी में जाते हैं तो आपको हमेशा शुरू में थोड़ा-सा मतलब हेजिटेशन सी रहती है कि यार उतना बैक करेंगे, नहीं करेंगे, या खेलने का उतना मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ 2 मैच में खेला मैं और नहीं हुआ, फिर एकदम सडनली मैं एकदम स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ पे विजय भैया थे, गौतम था, जिन्होंने मुझे खेलते हुए देखा हुआ था कि किस तरीके से खेलता है, क्या करता है। मतलब आपका कमिटमेंट भी काउंट होती है। मतलब आप अगर आप देखेंगे कि कोई भी टीम या फ्रैंचाइज़ी देखती है, जब पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है, कि कितना कमिटेड है ये, मतलब कितना मैचेज़ जीतने के लिए, मतलब उस स्कीम ऑफ थिंग्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, टीम का नहीं सोच रहा है। तो उनको पता था मेरे बारे में कि मैं किस तरीके से, मेरा कैरेक्टर है, किस तरीके से मैं टीम को हेल्प कर सकता हूँ। एंड जब मैं कैंप में गया था तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि शुरू में ही कि ये मत सोचना कि आपको सिर्फ़ 1 या 2 चांस मिलेंगे। आपको इकट्ठे हम वी विल बैक यू प्रॉपर्ली। अगर आप उस मौके का फ़ायदा उठा पाएँगे तो आप पूरा सीज़न खेलेंगे। अगर आपको 4-5 मौकों के बाद भी आप नहीं करेंगे, देन आपको फिर हमें भी कुछ और ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें आईपीएल जीतनी है। एंड आई थिंक वो किसी भी अनकैप्ड प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपको कैप्टन और कोचेज़ आके बोलें कि नहीं, हम आपको बैक कर रहे हैं, और बैक भी हम ऐसे नहीं कि हम सिर्फ़ 1-2 मैचेज़ के लिए करेंगे, हम प्रॉपर्ली बैक करेंगे। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। और जब ब्रैड हेडन वापस आ गया, ऑब्वियसली फिर यू हैड टू मेक वे फॉर हिम।
तो वो आप जब बाहर बैठे थे, क्या वो डिफिकल्ट था आपके लिए? नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं ब्रैड हेडिन की वजह से बाहर बैठा था। मुझे ये था कि मेरे को 5 मैचेस मिले थे और जितना अच्छा मुझे करना चाहिए था, मैंने उतना अच्छा नहीं किया था। एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी अपने आप से भी या टीम की मेरे आप से, तो मुझे पता था कि कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि मेरे को जितना अच्छा कर सकता था, मैं जितने अच्छे मौके मिले थे, मैंने उन मौकों का फ़ायदा नहीं उठाया। एंड देन जब आप इस डिसीज़न से पीस कर लेते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर वो ब्रैड हेडिन आके खेले या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड खेले, आपको पता होता है कि आपको प्रॉपर्ली चांस मिला है एंड आपने उसका पूरा अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। और फिर आप जब उस सीजन के बाद वापस डोमेस्टिक क्रिकेट गए, क्या आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो गया था, क्योंकि आपको एक श्योरिटी मिल गई थी कोलकाता के साथ, गौतम के थ्रू और बाकी कोचिंग स्टाफ के थ्रू, कि आप कहीं नहीं जा रहे हो? ऑब्वियसली जब मैंने सीज़न जब आईपीएल खत्म हुआ, आई थिंक 2011 में हम प्लेऑफ्स तक पहुँचे थे या प्लेऑफ्स में हार गए थे। उसके बाद जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने बात भी करी थी। तो उन सबने ही बोला था कि नहीं, ये मत सोचो कि तेरा ये सीज़न इतना अच्छा नहीं गया तो तू आगे नहीं कर सकता। तो मैसेज वाज़ क्लियर कि फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट कि नहीं, आप जाके वापस जाओ, डोमेस्टिक में अच्छा करो। जो भी मैचेस खेल रहे हो आप खेलो दिला के, आप जहाँ पे भी जितनी मेहनत करके आए थे उस मेहनत और ज़्यादा मेहनत करके आओ। क्योंकि हमें आप पे अभी भी भरोसा है कि आप अच्छा करोगे एंड हम आपको आगे भी जाके जब हम बैक करेंगे तो प्रॉपर्ली बैक करेंगे। एंड देन नेक्स्ट ईयर 2012 में फिर ब्रेंडन मैककलम आए थे एंड देन स्टार्ट केकेआर ने उनके साथ किया था। 2-3 मैच ऐसा कुछ था कि वो खेले थे, हमारा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था। देन वो हमेशा फॉरेन प्लेयर और अन इंडियन प्लेयर्स का वो रहता है कि किस तरीके से वो 4 फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे, 7 इंडियन खेलेंगे। देन फिर उस साल मैं 5-6 मैचेस लगातार खेला, मेरा सीज़न अच्छा जा रहा था। अ, कुछ इस तरीके से जा रहा था, 30-40 रन बना रहा था, बहुत बड़े नहीं बना रहा था लेकिन बहुत अच्छे टीम के लिए एक अच्छा काम कर रहा था। और आपने 2012 आईपीएल की बात की। जबरदस्त सीजन था कोलकाता के लिए, और फाइनल में जो आपका किरदार था, वो मेरे ख्याल से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या हुआ था फाइनल के पहले? बहुत सारी कहानियां हैं, काफियों को पता नहीं है, क्योंकि उस सीजन में आपने अपना एक जलवा दिखाया था फाइनल से पहले भी, और फाइनल के दिन आप शायद श्योर नहीं थे आप खेलने वाले हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप देखते कि जैसे उस साल जब था तो सीज़न से पहले मुझे कोई डोमेस्टिक टीम मिली नहीं थी खेलने के लिए। तो मेरे को मैचेस तो खेलने थे, तो मैंने बहुत सारी क्रिकेट बांग्लादेश में जाके खेली थी। एंड बांग्लादेश की जो लिस्ट क्रिकेट होती है बहुत कॉम्पिटिटिव होती है, तो मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए वहाँ पे था। एंड मैं बहुत अच्छे रन्स वहाँ पे बना के आ रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मैं बहुत अच्छे से रेडी हूँ और तैयार हूँ इस आईपीएल में परफॉर्मेंस करने के लिए। देन ब्रेंडम आए, ब्रेंडम ने आके स्टार्ट किया आईपीएल, फिर हम कुछ मैचेस के बाद मुझे 2-3 मैचेस का चांस मिलना शुरू हुआ एंड मेरा सीज़न में जैसे ही मैं बैटिंग कर रहा था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन बट वही था कि 20, 30, 40 रन बना रहा था बहुत अच्छे, लंबे रन्स नहीं बना रहा था, लेकिन अगर आप ओपन करते हैं और 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छा करना होता है। देन केम अ पॉइंट कि मैं बहुत सारे मैचेस फिर लगातार टीम में नहीं था। और जब आप मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, तो उस टाइम में इतना ऐसा नहीं था कि आपके पास नेट बॉलर्स भी आप कैरी कर रहे हो या साइड आर्म स्पेशलिस्ट भी कैरी कर रहे हो कि जो आपको अगर प्लेइंग 11 नहीं खेल रहे हो तो आप आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट ये था कि हमारा टीम का बहुत अच्छा माहौल था। विजय भैया, गौतम हमेशा बात करते रहते थे, वसीम भाई बात करते रहते थे। हमेशा आपके साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि कोई बात नहीं, जब भी चांस मिलेगा तो जस्ट वेट फॉर योर चांस। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, वो हमेशा बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्कीम ऑफ थिंग्स से ही बाहर हो गया था मैं। ये था कि प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी, बट हमेशा वो मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। देन 2012 के फाइनल हम प्लेऑफ्स खेल रहे थे। बाला भाई इंजर्ड हो गए थे उसमें। अगेंस्ट दिल्ली हमारा मैच था। तो एकदम उनका हैमस्ट्रिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैमस्ट्रिंग उनका गया था। तो वापस आके वो बहुत परेशान थे एंड जब हम मैच जीत के हम चेन्नई में फाइनल खेलने वाले थे। इतना पता था कि हम चेन्नई जा रहे हैं, कौन-सी टीम आएगी ये नहीं पता था और हम कुछ दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो तब भी मुझे ये था कि यार इंडियन फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ है तो इंडियन फास्ट बॉलर ही आएगा। हमारे पास शमी थे वहाँ पे, हमारे पास सांगवान था। तो मुझे लगा था इन दोनों में से किसी एक लड़के को मौका मिलेगा, लेकिन हम तीनों को ही तैयार किया हुआ था। मुझे भी बोला हुआ था, सागी को भी बोला हुआ था, शमी को भी बोला हुआ था कि आप प्लीज़ थोड़ा रेडी रहना एंड वी विल से उस दिन क्या किस तरीके से क्या प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बनता है। एंड देन जस्ट एक मैच से 1 दिन फाइनल मैच से 1 दिन पहले मुझे थोड़ा बोला कि आप तैयार हो, बैटिंग-वैटिंग भी थोड़ी कराई वहाँ पे।
तो मुझे तब भी अब एहसास नहीं हुआ कि यार कि वाक़ई मतलब फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि टीम तो ऑलरेडी सेट है, इतना अच्छे तरीके से खेल के आई हुई है, सारे मैचेस जीत के पहुँच रहे हैं एंड कोई इंडियन फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ तो इंडियन फास्ट बॉलर ही आएगा। इन द बैक ऑफ माइंड मुझे यही था कि यार यही चीज़ होने वाली है। तो देन जस्ट टीम मीटिंग से पहले दोपहर को फ़ोन आया था कि नहीं, आप खेल रहे हो। देन मुझे लगा यार वाक़ई ये तो कुछ और अलग चीज़ हो रही है, कि मतलब जिस चीज़ का एक ड्रीम होता है कि किसी प्लेयर के लिए कि आईपीएल का फाइनल खेलने का मौका मिलेगा एंड उस प्लेयर के लिए जो पिछले 5-6 मैच खेला नहीं था, तो थोड़ी-सी आँखें खुली मेरी। देन अच्छी बात ये थी कि मेरे को सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मुझे था कि थोड़ा-सा बस ये था कि कुछ मैचेज़ नहीं खेला हूँ तो थोड़ा-सा नर्वसनेस थी। बट वो जैसे ही मैदान पे गया, ग्राउंड पे गया, वो नर्वसनेस धीरे-धीरे दूर होती चली गई। वो एक बड़ा चेज़ था, जो कोलकाता को करना था उस फाइनल में। हाँ जी। और आप गए बल्लेबाज़ी करने के लिए। आपने शायद ब्रेंडन मैकलम को रिप्लेस किया था और बालाजी को ब्रेट ली ने रिप्लेस किया था। हाँ जी। और तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप पे और ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि आपने एक बड़े नाम को रिप्लेस किया था वहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल, अगर आप देखते हैं फिर बात यही हुई कि अगर बालाजी गए तो टीम मैनेजमेंट का डिसीज़न था कि उनको एक विकेट टेकर चाहिए, जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस्ड हो, जो थोड़ा-सा काम कर सके, क्योंकि शमी उस टाइम तक आईपीएल ज़्यादा खेले नहीं थे, सांगवान भी उस सीज़न में कुछ ज़्यादा नहीं खेले थे, खेलने का मौका नहीं मिला था दोनों प्लेयर्स को। तो यही था कि उनको ब्रेटली एक ऐसे थे कि वेपन थे कि जो फाइनल मैच के लिए रेडी थे, एक्सपीरियंस थे बहुत ज़्यादा कि वो हमें विकेट्स दिला सकते हैं। शुरू में क्योंकि चेन्नई के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो, तो आपको विकेट्स लेनी ज़रूरी नहीं तो वो बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फिर ब्रेंडम को जगह बनानी पड़ी थी ब्रेटली के लिए। तो फिर वहाँ से फिर जब ब्रेंडम बाहर गए तो एक विकेट कीपर की ज़रूरत थी, तो मैं वहाँ पे आया। एंड धीरे-धीरे जब वो मैच स्टार्ट हुआ तो देन अ, मैं जो देख रहा था कि यार मुरली विजय इतनी आसानी से बैटिंग कर रहा है, हसी इतनी आसानी से बैटिंग कर रहा है। देन रैना जिस तरीके से शॉट्स खेल रहा था, रैना और मैं इकट्ठे इंडिया अंडर 19 खेले हुए हैं। तो मैंने देखा है रैना इतनी आसानी से बैटिंग कर रहा है, सुनील नारायण को मार रहा है जो पूरे सीज़न में किसी के भी काबू नहीं आया अभी तक। बहुत लोग कोशिश कर रहे थे उसको मारने की, लेकिन कोई भी पूरे सीज़न में उसका तोड़ नहीं निकाल पाया था। एंड जिस तरीके से लेकिन रैना उसको बैटिंग कर रहा था, तो आई रियलाइज़ कि यार वाक़ई ये पिच बहुत अच्छी है। ये टिपिकल चेन्नई वाली पिच नहीं है कि जहाँ स्लो टर्निंग पिच हो। एंड अगर रैना इतनी आसानी से बैटिंग कर सकता है इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो धीरे-धीरे बस वही जब कीपिंग कर रहा था तो यही चीज़ें बिल्ड हो रही थी वहाँ पे कि नहीं, अगर मैं थोड़ी देर 5-6 बॉल खेल गया, तो ये दिन कुछ बड़ा मैं कर सकता हूँ। बहुत धीरे-धीरे ऐसे बिल्ड हुआ। मिड इनिंग्स में जब बातचीत हुई तो मतलब मैंने बोला भी था, मतलब गौतम, और जब मैं वापस जा रहे थे मैंने उसको बोला था कि टिपिकल चेन्नई वाली विकेट नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट चेज़ हो सकता है अगर किसी बैट्समैन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कोई बड़े नाम खेल जाएगा, तो ये चेज़ हो सकता है क्योंकि प्रॉपर चेन्नई वाला विकेट नहीं है, स्लो टर्निंग पिच नहीं है। एंड गौतम के भी थॉट्स यही थे कि नहीं यार, ये वाक़ई बहुत अच्छा फ्लैट पिच लग रहा है। एंड जब फर्स्ट ओवर में गौतम आउट हुआ तो मैं भी खड़ा-खड़ा दूसरे एंड से सोच रहा था यार ये क्या कमाल हो गया। हमारा बेस्ट बैट्समैन आउट हो गया जो इतनी अच्छी फॉर्म में था, इतने रन्स बना के आ रहा था। हर मैच में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से रन बनाते हुए आ रहा था, और जब बड़े मैच की बात होती है तो गौतम से बड़ा बैटर कोई है नहीं। तो ऑब्वियसली जब मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था तो थोड़ी-सी तो टेंशन हुई कि यार ये क्या हुआ? बट अच्छी बात थी कि जैक कैलिस ने रिप्लेस किया वहाँ। जैक कैलिस आया और वो बहुत ही काम है। बहुत ही काम रहते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो वहाँ से वो धीरे-धीरे जब मैंने देखा कि यार जैक कैलिस की हर बॉल बैट पे लग रही है और बहुत फाइनल होने के बाद बहुत कामली आके ओवर के बीच में आके बात कर रहा है। तो वहाँ से धीरे-धीरे हमारी पार्टनरशिप अच्छी होती चली गई एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और आपने कैलिस की बात की, आपने कैलिस के साथ एक ज़बरदस्त साझेदारी भी की थी उस साल। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप देखते हैं कि कैलिस का ये है कि अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो कैलिस 3 नंबर आते थे, या कभी कैलिस ओपन कर रहे हैं तो मैं 3 नंबर आता था। तो हमेशा वो बहुत सारे टाइम में हमें बैटिंग करने का इकट्ठे मौका मिलता था। एंड जैसे ही मतलब मैं अभी पहले भी कह रहा था कि जब वो बैटिंग करने आते हैं, कोई भी पिच हो, मैं कोई भी बॉलर हो, 100 में से 99.9% बॉल उनके बैट के बीच में ही लगती हैं। जब आपको लगता है कि यार दूसरे एंड से इतनी कमाल की बैटिंग हो रही है, तो मतलब आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। कभी क्या होता है कि सामने वाले से स्ट्रगल कर रहा हो, तो आपको लगता है नहीं यार पिच खराब है, बॉलर बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब सामने से इतनी बिल्कुल क्लीन बैटिंग हो रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड देन अगर उस फाइनल में भी आप बात करेंगे, तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं उनसे बातचीत करके मुझे कि हम चेज़ के लिए नहीं जा रहे हैं, हमारा बेस्ट बैट्समैन आउट हो चुका है। हमेशा ये थिंकिंग थी कोई बात नहीं, 1 ओवर, 1 ओवर, 1 ओवर, 1 ओवर और चलते हैं। एंड देन जब उस मुझे याद है कि उस मैच में एक एल्बी मॉर्कल का ओवर था, 4th या ओवर था शायद, जिससे मैंने 4 चौके मारे थे, तो देन सडनली मोमेंटम चेंज हो गया था। वी रियलाइज़ कि धीरे-धीरे पावर प्ले भी अच्छा होना शुरू हो गया है।
एंड वो फिर पार्टनरशिप बिल्ड होती गई। और आप अब जब आप चेस करने उतरे, जैसे आपने बताया, आपको लग रहा था कि आप चेस कर पाओगे, और जब आखिरी ओवर में पीयूष ने जब विनिंग रन मारा, तब कैसे सेलिब्रेशन हो, कैसे जश्न मनाया आप लोगों ने? नहीं, पीयूष ने 2014 में जितवाया था। 2014 में, माफ कीजिए, 2012 में, सॉरी माफ कीजिए, मनोज मैं तिवारी, कंफ्यूज कर रहा हूं। हाँ, तो 2012 में 2012 में मनोज तिवारी थे। मनोज तिवारी ने हाँ जी। तो जब मनोज तिवारी ने जब 2012 में वो विनिंग रन मारा, तो कैसे जश्न मनाया आप लोगों ने? नहीं, ऑब्वियसली जश्न तो बहुत बड़ा था पूरी टीम के लिए। अगर आप देखते हैं कि इस पूरी टीम का जो बेस्ट पार्ट था वो था टीम का माहौल। एंड गौतम ने हमेशा क्लियर एक चीज करी हुई थी स्टार्टिंग से ही, कि ये कोई इंडिविजुअल वाला काम नहीं है कि उसने रन बना दी। तो हमेशा वो पूरी टीम के बारे में बात करता था। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने इतने रन बनाए तो हम इसलिए फाइनल पहुंचे हैं, या सुनील नारायण ने इतनी विकेट्स ली तो इसलिए फाइनल में पहुंचे हैं। क्रेडिट उसने हमेशा पूरी टीम को दिया है, शुरुआत से ही। तो हमेशा जो टीम का माहौल था वो बहुत ज़बरदस्त था। लास्ट ईयर भी हम प्लेऑफ खेले थे, मेहनत करी थी अच्छी। इस साल से जितना बढ़िया मोमेंटम था, जितना अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल था, क्योंकि जो आप आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है ना, ड्रेसिंग रूम का अगर माहौल अच्छा नहीं है तो आप नहीं जीत सकते हैं। और ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी था, और हमारी ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा था। जिस भी प्लेयर को मौका मिला उस प्लेयर ने वो अपना काम करके दिखाया था पूरी सीज़न में। चाहे आप इकबाल अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, चाहे आप रजत भाटिया की बात कर लीजिए, साकिब की बात कर लीजिए, देवदत्त राज की बात कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ थे जिन्होंने जब भी मौका मिला उन्होंने अपना काम करके दिखाया इस टीम के लिए। जब देन आप हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, जी। बोले 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 बोले। एंड देन वो फाइनल जब वो पूरा एज़ अ ग्रुप आप जब जीतते हैं तो मतलब आई थिंक हमारे, अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक वो होगा लाइफ के अंदर, कि यार आईपीएल जीतने का मौका मिला उस टीम के साथ जिसको हम बहुत प्यार कर रहे थे। एंड उस टीम ने हमारा बहुत ध्यान रखा हुआ था। तो एक ऐसा मोमेंट था कि आई थिंक हम में से जो पूरी टीम में से आप पूछेंगे, ना तो कोचेस, ना ही कोई प्लेयर, ना ही कोई मैनेजमेंट का आदमी उस लम्हे को भूल सकता है। जब पांचवा विकेट गिरा था चेस में कैलिस का, तब भी आप 15-17 रन दूर थे जीत से। आप कॉन्फिडेंट थे तब कि वो पार कर पाएंगे उस लक्ष्य को? मुझे याद है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम में ये हुआ था कि हेल्पलेस बॉलिंग कर रहे थे एंड उन्होंने एक नो बॉल डाल दिया था साकिब को। एंड फिर साकिब ने वो स्कूप शॉट खेल के फाइन लेग के ऊपर से कुछ चौका छक्का लगाया था, तो वहां से थोड़ी सी टेंशन कम हुई थी, क्योंकि उससे पहले लगातार ये हो रहा था कि यार मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सीएसके ऐसे मैचेस लगातार जीत जाती है। सीएसके जब भी क्लोज मैच होगा तो सीएसके उस मैच को निकाल जाती थी। एंड उस सीजन में हमारा थोड़ा सा ऐसे रहा था कि हम बहुत सारे मैचेस हार गए थे, क्लोज मैचेस। तो हमारे लिए वो जीतना बहुत जरूरी था। एंड वो जो एक फ्री हिट थी, फ्री हिट पे चौका लगा, उससे बहुत कुछ हमारे को टेंशन रिलीव हो गई थी कि आखिरी ओवर में फिर 9 ही रन आए थे। नहीं तो पहले ऐसे था कि 7 बॉलों में 16-17 रन रह गए थे, तो बहुत बड़े लग रहे थे। वो 9 बॉल पे पहले 2 रन भागे शायद, फिर 9 बॉल का भी रन जुड़ा, फिर चौका भी लग गया, तो फिर काफी रन आ गए थे उसमें। और आपके आने वाले बल्लेबाजों में रजत भाटिया, सुनील नारायण जो आजकल धूम मचा रहे हैं, इकबाल अब्दुल्ला और ब्रेटली, ये सब बल्लेबाजी कर सकते थे। नहीं, बल्लेबाजी सब कर सकते थे, लेकिन अगर आप देखते हैं कि उस पे सडनली जाके उस सिचुएशन के अंदर जाके पहली दूसरी बॉल पे चौका मारना किसी के लिए आसान नहीं रहता। तो उस टाइम पे ये भी बहुत अच्छी बात थी कि कोई विकेट नहीं गिरा, क्योंकि विकेट गिरती तो डॉट बॉल है, सिंपल। एंड नया बैट्समैन आएगा, वो आती नहीं है कि पहली बॉल पे चौका मार देगा, या अगर वहां उससे वो एक दो डॉट बॉल निकल गई तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाती है, प्रेशर और ज्यादा आते रहता है। ऐसी सिचुएशन में जो अगर आप मैच हारते हो ना, प्रेशर से ही हारते हो, कभी भी एबिलिटी की वजह से नहीं हारते हो। एबिलिटी होती है तभी तो आप आईपीएल खेल रहे हो। लेकिन जो अच्छी बात थी कि साकिब और जो वहाँ पे मनोज तिवारी खड़े हुए, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और वो अच्छी बात थी कि क्या कि दोनों क्रीज़ पे थे और बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री उन्होंने काम खत्म कर दिया। तो उस रात को क्या यादें आपकी जश्न की, उस रात जब आप जीते थे, कि अब भी चल रहा है वो सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन तो मुझे इतना याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मैं बिल्कुल उस चेन्नई में खेलना, उस गर्मी में खेलना, और एक अंडर प्रेशर लंबी इनिंग खेलना, बिल्कुल आप खत्म हो जाते हो, ड्रेन्ड आउट हो जाते हो बिल्कुल। आपके बॉडी और दिमाग का संतुलन थोड़ा-सा इतना अच्छे से बैठता नहीं, बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं। लेकिन ये था कि जिस तरीके से पूरी टीम खुश थी, शाहरुख भाई खुश थे, गौतम खुश था, मतलब पूरे हमारे कोचेज़ जिन्होंने पूरे साल हमारे साथ मेहनत करी थी, विजय भाई, वसीम भाई, जोएदा थे, तो सबको लगा कि नहीं यार, मतलब वो आँखों ही आँखों में जो हमारी बातचीत हो रही थी ना, या मतलब वो एनवायरनमेंट ही अलग था, वो कभी भूल नहीं सकते हम। जश्न का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी रात बैठ के आप
सिर्फ वही कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी एक बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग में सिर्फ हम जो पूरी टीम थी, वो मुझे लगता है कि आँखों-आँखों में जो हमारी बातचीत थी, या जो हम सिर्फ खाली ही बैठे होते ना, क्योंकि थके बहुत हुए थे, तो भी इससे पता चल रहा था कि यार हमने कुछ स्पेशल अचीव किया है। और जब हम नेक्स्ट डे कलकत्ता गए थे, तो वहाँ पे जिस तरीके से कलकत्ता के फैन्स ने सड़क पे उतर के पूरा स्टेडियम भर के हमें रिसीव किया था, आई थिंक वो मेरे पल कभी भी मैं भूल नहीं सकता लाइफ में। एंड वो एक-एक चीज़ बिल्कुल बसी हुई है बिल्कुल दिमाग में। क्या आपके क्रिकेट करियर का वो दिन 2012 का सबसे सुनहरा दिन था? 100%। और 2000 अब मैंने सुना है कि शाहरुख खान ने आपके पेरेंट्स से भी बात की उस जीत के बाद। हाँ जी, बिल्कुल करी थी। मेरी वाइफ़ उस दिन ग्राउंड में थी, मैच देखने आई हुई थी, उनका बर्थडे भी था। एंड देन जब मैच खत्म हुआ था, तो ड्रेसिंग रूम में जब बात कर रहे थे, तो मैंने ड्रेसिंग रूम में आते ही सबसे पहले अपने कॉल किया था मॉम एंड डैड को। तो जब कॉल कर रहा था, तो मैं शाहरुख भाई ड्रेसिंग रूम में थे, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि किससे बात कर रहा है? तो मैंने उनको बताया था कि मैं मॉम एंड डैड से बात कर रहा हूँ। तो फिर शाहरुख भाई ने कम से कम 5 या 7 मिनट मेरे पेरेंट्स से बात करी। तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फ़ील हो रहा था कि यार वाक़ई कि मतलब इतने बड़े मतलब लोग, जिनको सिर्फ़ मूवीज़ में देखा है, सब कुछ देखा है, उनसे बात करी, तो आई थिंक वो एज़ अ फैमिली पूरी बहुत प्राउड मोमेंट था। 2013 में फिर आपने पूरा सीजन खेला, उसके बिहाफ उस परफॉर्मेंस के बाद 2013 पूरा सीजन खेला। 2012 के फाइनल के बाद क्या आपके अंदर बिलीफ और ज्यादा हो गया था? बिल्कुल, अगर आप देखते हैं कि 2012 क्या फाइनल में जब आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, टीम जीतती है, तो 2013 में टीम से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। मेरे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं यार, मुझे इतना अच्छा अब वो हो गया है, तो मुझे और अच्छा करना है। एंड देन ना तो वो टीम का इतना अच्छा सीज़न गया, ना ही मेरे मतलब इंडिविजुअल अगर आप बात करते हैं, मैंने 250 ज़रूर बनाई थी। बट अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो और अपनी टीम के लिए इतने इनफ मैचेज़ नहीं जिता रहे हैं, तो देन आई फ़ील कि उस साल जो मेरे को थोड़ी-सी वो लगी कि मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और कहीं न कहीं वो मुझे अपना नेचुरल गेम खेलने में रोक गई। और फिर अगले साल जब कोलकाता फिर एक बार चैंपियन बनी, पर आपने 2014 में सिर्फ एक मैच खेला था। क्या आपको और रॉबिन उत्तपा से ज्यादातर वो कीपिंग करा रहे थे उस साल। तो और एक नई टीम बन गई थी, क्योंकि वो जो 3 साल का पीरियड था वो खत्म हो गया था, 11 12 13 का। एक नई टीम खड़ी हुई। तो क्या एडजस्ट करने में आपको तकलीफ हो रहा था उस वजह से? नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब आप एक्चुअल में चीज़ को देखते हैं ना अच्छे तरीके से, तो आपको पता चल जाता है। सो 2012 के बाद 2013 में जब मैं गया, तो मुझे टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैक किया है। बहुत कम होता है कि अनकैप्ड प्लेयर को पूरी टीम आपको पूरे साल खिलाती है, और जब टीम का भी सीज़न इतना अच्छा नहीं जा रहा हो और आपका भी सीज़न उतना अच्छा नहीं जा रहा हो जितना आप अच्छा कर सकते हैं। एंड देन जब 2014 में गया था, तो मुझे पता था कि अगर मुझे वापस केकेआर ने पिक किया, ऑक्शन हुई थी, वापस पिक किया, देन रॉबी भी वहाँ पे आए थे, और मुझे ये था कि मुझे इस साल और बेटर करना पड़ेगा। टीम मेरे को देखती है अच्छे तरीके से, लेकिन अगर मुझे रेडी रहना पड़ेगा कि जब भी मौका मिलेगा, तो मुझे अच्छा करना ही करना है। रॉबी का वो आउटस्टैंडिंग सीज़न था। अगर हम तो 2014 में अगर हम चैंपियन बने, तो बहुत बड़ी वजह उसकी रॉबिन उथप्पा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी थी उस सीज़न में, वो बहुत ही कमाल किया था। देन मनीष पांडे आए, मनीष पांडे ने अपनी जगह पक्की कर ली, उन्होंने लगातार रन्स बनाए। देन स्काई जिस तरीके से 6-7 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे वहाँ पे उस सीज़न में, पूरे सीज़न के अंदर, कि जब भी वो 6-7 नंबर पे जाते थे, 5 बॉल में 15 बना रहे हैं, 10 बॉल में 25 बना रहे हैं। तो वो कहीं जगह फिट ही नहीं हो रही थी कि किसी तरीके से कि मैं वो उस टीम के अंदर आ सकता। बट ये था कि मैं कभी ये नहीं सोचा कि यार कि देखिए, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो आप परेशान ही रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ना कि मिरर के अंदर यार आपकी जगह इस टाइम में बन रही है कि नहीं बन रही है, एंड बन रही है तो कैसे बन रही है। जब नहीं बन रही है, तो आपको अपनी जो हार्ड वर्क है उसको और ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड वेट फॉर योर चांस। तो मैं उस सीज़न पूरा सीज़न ये था कि मुझे मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा था कि मुझे अगर कहीं भी मौका मिलेगा, तो मुझे वो मौका छोड़ना नहीं है। एंड बट वो था कि एक ही मौका मिला मुझे, और उसमें मैं जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद वो ऐसा कुछ बना ही नहीं कि मैं प्लेइंग 11 में फिट हो पाता। एंड देन परेशान आदमी तब होता है जब उसको लगे कि यार नहीं यार वो है, ये है। जब मुझे पता था कि जो मेरी जगह पे खेल रहे हो, मेरे से 10 गुना अच्छा कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता परेशान होने वाली बात। तो कभी कभी आप अपने आप को पिंच करते हैं ये सोचने के लिए कि आप टेक्निकली देखा जाए तो 3 आईपीएल चैंपियन टीम के का हिस्सा रहे हैं, 3 बार।
हाँ जी। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। नहीं नहीं, आई एम ब्लेस्ड। तो फिर जब आपको केकेआर ने रिलीज किया 2014 के बाद, बातचीत हुई थी आपकी मैनेजमेंट से, गौतम से, बाकी सबसे, आपको रिलीज करने से पहले? नहीं, 2014 के बाद जब हम चैंपियन बने थे, देन बातचीत ये हुई थी कि मेरा ट्रांसफर हुआ था आरसीबी के अंदर। हाँ। एंड जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैंने पूछा था, मतलब मैंने गौतम से भी बात करी, मैंने विजय भैया भैया से भी बात करी। एंड दोनों का ओपिनियन ये था कि हम नहीं चाहते कि तेरे को जाना चाहिए। एंड किस लिए जाना है, तो मेरा ये था कि मुझे खेलने को चांसेस कम मिलेंगे। एंड जो मेरी एज है, मुझे खेलना है। मतलब अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मतलब पता भी नहीं चलेगा मेरी, मतलब वो क्रिकेट की वो कब टाइम निकल जाएगा। तो जब उनको लगा कि नहीं यार, ये खेलने वाली बात है, क्योंकि रॉबिन जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, नो चांस कि मैं उसको वहाँ पे आके जाता। तो मैं चाहता भी नहीं था, कि मैं खुद बहुत खुश था कि ये रॉबिन ने इतना अच्छा किया और हमें चैंपियन बनवाया। एंड बट मुझे भी अपना देखना था कि यार मुझे खेलने के लिए जगह तो चाहिए, मतलब वो खेलने के कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। देन अगर आरसीबी ने आके बात करी थी इनसे, तो आई थॉट कि ये क्रिकेटिंग बेसिस पे बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। पर 2015 में उतने मौके नहीं मिले आपको जितना हाँ। मिलने चाहिए थे। 2015 में देन मुझे 2 चांसेस मिले थे। एंड बात वही है कि दोनों चांसेस में कुछ 15-20 पे आउट हो गया था, इतने लंबे रन्स नहीं बने। एंड देन डीके उस साल आ गए थे आरसीबी के पास, तो एज़ ए विकेट कीपर बैटर वो वहाँ पे आ गए थे। एंड देन ये बातचीत ये थी कि वो लोग किसी और को देख नहीं रहे थे, मुझे प्राइमरी विकेट कीपर बैटर देख रहे थे। लेकिन ऑक्शन में जब दिनेश आए, तो मुझे ऑब्वियसली पता था कि मुझे विकेट कीपिंग करने को नहीं मिलेगी ज़्यादा, बट एज़ अ बैटर आई कैन कंट्रीब्यूट। बट वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही मौके मिले। तो उसके बाद वाज इट डिफिकल्ट, जब आरसीबी ने भी के साथ भी आपका नाता टूटा, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू पर्सनली उस लिहाज से? अ, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड तो 100% थी कि यार मैं अभी 100% और अच्छा एफर्ट कर सकता था। मुझे इतना भरोसा था अपने ऊपर कि अगर किसी टीम ने मुझे भरोसा दिखाया, तो मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ। मतलब मैं मैचेस जिता सकता हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है। एंड मैंने करके दिखाया भी है, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। बट वही अनफॉर्चुनेटली मुझे आगे ज़्यादा मौके मिले नहीं, उसके बाद किसी ने टीम ने पिक नहीं करा। बट ठीक है, जो भी है। तो मानवेंद्र, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक सीजन आपने बताया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको मौका नहीं मिला, तो क्या कितना डिफिकल्ट था आपके लिए वो पर्टिकुलर बात? देखिए, मतलब अगर आप देखते हैं कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट हिमाचल के लिए बहुत खेला हूँ। सो आई स्टार्टेड विद हरियाणा। हरियाणा से मैं अंडर 19 खेलने का मौका मिला, और अंडर 19 हम लोगों ने बहुत अच्छा भी किया हरियाणा के अंदर। देन रणजी ट्रॉफी का मेरा डेब्यू हरियाणा से है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मेरे लिए ये था कि अजय रत्रा भैया लगातार खेल रहे थे। वो इंडिया के लिए भी खेल रहे थे, कैप्टनसी भी कर रहे थे। तो मुझे विकेट कीपिंग करने को नहीं मिल रही थी। और विकेट कीपिंग मेरा जो क्रिकेट का था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मुझे कीपिंग करनी ही करनी थी। तो जो मैं हरियाणा से 3 मैच खेला भी, उसमें एज़ अ बैटर खेला। और मुझे कभी भी वो एज़ अ बैटर खेल के ना, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक मैं कीपिंग ना करूँ, क्योंकि कीपिंग करते हुए मैं गेम को रीड कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। एंड वो हमेशा से करते हुए आया था। एंड वहाँ पे जब अजय भैया खेल रहे थे, वो कैप्टन भी थे टीम के, तो मुझे लग रहा था कि मुझे विकेट कीपिंग करने के चांसेस नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे जब मैं आया, तो हिमाचल का मेरे को ऑप्शन मिला, तो मैं हिमाचल मूव कर गया था क्रिकेट खेलने के लिए एज़ अ प्रोफेशनल। मैं 5 साल खेला, और बहुत अच्छे साल मेरे निकले वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए। वहाँ पे बहुत मज़ा आया मुझे। देन एक वो सीज़न ऐसा आया था कि मुझे वहाँ पे मतलब वो खेलने का मौका नहीं मिला। एंड देन मैंने कहीं ट्राई ज़्यादा किया नहीं कि मुझे यहाँ से खेलना है, वहाँ से खेलना है। देन अपॉर्च्युनिटी मिली मुझे बांग्लादेश जाने की, वहाँ पे लिस्ट से खेलने के लिए। तो मुझे उस टाइम में ये लगा कि बेस्ट ऑप्शन ये है मेरे लिए, मुझे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेलनी है। अगर मुझे आईपीएल में जाना है, तो मुझे मैच प्रैक्टिस भी चाहिए। एंड मुझे एक टफ सिचुएशंस के अंदर मैच रन्स बनाने का आइडिया चाहिए। तो इसलिए फिर मैं उस सीज़न में पूरा बांग्लादेश खेल के आया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप बांग्लादेश जाते हैं तो आप पर प्रेशर ये होता है कि आप एक ओवरसीज प्रोफेशनल हैं, तो आप उस जिम्मेदारी के तहत परफॉर्म करते हैं। क्या आपके हिसाब से ये आपके लिए बहुत बेहतरीन था, क्योंकि आप जो है उस प्रेशर के अंडर एज वन प्रोफेशनल इन दैट लाइनअप, आपके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो इसलिए आप आपकी गेम में निखार आया। बिल्कुल, अगर आप देखते हैं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे बात करी। क्योंकि जब आप ऐसे ओवरसीज़ प्लेयर जाते हैं, तो आपको पता है कि आपको टीम को जिताने के लिए आपको प्रदर्शन अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड देन अगर आप एक आधे मैच में नहीं करते हो, देन वो सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं आपको कि यार, इसको हमने इतनी दूर से बुलाया हुआ है, अगर यही नहीं मैच जिताएगा तो कौन जिताएगा? थोड़ा-सा जब वो आप अंडर प्रेशर रन बनाने की हैबिट हो जाती है, अंडर प्रेशर आपको अच्छा करने की हैबिट पड़ जाती है, तो आगे जाके जब फिर मुश्किल मुकाबले आते हैं, जैसे आईपीएल जैसा टूर्नामेंट आता है, तो आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि आप ऑलरेडी वो करते आए हो। और वो ऐसा नहीं है कि ओवरसीज़ ही करते हो, आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के भी जाते हो, तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार, कि जब मैं वहाँ करके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। मतलब वो हमेशा कहते हैं ना, किसी किसी बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म से इन फॉर्म आने के लिए सिर्फ़ 2-3 बॉलें मिडल होने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि उसको 3-4 इनिंग लगेंगी इन फॉर्म आने के लिए। जिस बैट्समैन के 3-4 बॉल अगर मैच सिचुएशन के अंदर बैट के बीच में लग जाते हैं, गैप में चले जाते हैं, तो सडनली वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एंड जिन वो मेरा मुझे ये पता था कि मैं उस सीज़न में डोमेस्टिक नहीं खेल रहा हूँ, तो जो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मुझे लगी उस साल की, वो बांग्लादेश खेलने की लगी थी। तो जब मैं बांग्लादेश में गया, अंडर प्रेशर रन्स बना के आया, रन्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता ही आता है। तो जब मैं आईपीएल में पहुँचा, तो आईपीएल में के लिए बहुत कॉन्फिडेंट था कि बेशक से मैंने डोमेस्टिक मेरा मिस हो गया है, लेकिन मैं एक अच्छी जगह क्रिकेट खेल के आया हूँ और अच्छे रन्स बना के आया हूँ। एंड गेम सिचुएशन के अंदर मैं केकेआर के लिए अच्छा कर पाऊँगा। तो मानवेंद्र, व्हेन यू लुक बैक आज के दिन, जब आप सोचते हैं अपने आईपीएल करियर के बारे में, किस तरह से याद करते हैं? क्या यादें हैं आपकी, मतलब ओवरऑल अगर सम अप करना पड़े आपको तो? अगर आप देखते हैं, जो अगर बेस्ट मेरा होगा, 2 बार चैंपियन बनना केकेआर के साथ, कि जो उस टीम का माहौल था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मतलब जो गोल्डन ईयर्स थे, जब मैं 4 साल केकेआर में रहा, 4 साल में हम 2 बार चैंपियन बने, 1 साल प्लेऑफ भी खेले। लेकिन वो जो उस टीम में रहने का जो मज़ा था, जिस तरीके से ओनर्स आपको बैक कर रहे थे, गौतम बैक कर रहा था, कोचिंग स्टाफ आपको बैक कर रहा था, प्लेयर्स जो भी थे, वो जो मेरा टाइम निकला वहाँ पे, और 2 बार हम चैंपियन बने, उससे बेस्ट मोमेंट अगर मेरी मतलब आईपीएल जर्नी के अंदर कुछ भी नहीं है। मानविंदर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। हम आशा करते हैं आप इसी तरह, जिस तरह से आप इस बार आईपीएल में हरियाणवी में हमको एंटरटेन करा रहे हो, उसी तरह आप करते रहें। पहले आपने क्रिकेट मैदान पर एंटरटेन किया था, अब कमेंट्री में एंटरटेन करें, इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहिए। श्योर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे हमारे साथ मानवेंद्र बिस्ला। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र, और ऐसे और भी बातें करते रहेंगे हम और भी खिलाड़ियों के साथ। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय फॉर नाउ।